बहू और सौतन का एक कमरे का ससुराल। बस बहुत हो गया आकांक्षा। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैं शुरू से तुमसे कभी पति वाला प्यार नहीं कर पाया। तुम भी मेरी आस में रहती हो। छोड़ दो मेरी आस, मुझे कोई और पसंद है। ये क्या बोल रही हैं? मेरी शादी आपसे हुई है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हमारी शादी को 1 साल हो गया है। आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? और कौन पसंद है आपको? शनाया पसंद है मुझे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। शादी हो गई है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे पाया। तो क्यों हो इस बंधन में? कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप भले ही मुझसे प्यार न करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगी। मैं इस बंधन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर रहो इस बेफिजूल के बंधन में, क्योंकि मैं तुम्हें और प्यार नहीं दे पाऊंगा, भले ही तुम इस एक कमरे के ससुराल में रह लो। यह कहकर ऋषभ मुंह मोड़कर सो जाता है। वहीं ये सब मीनाक्षी सुन लेती है और आकांक्षा उसके गले लगकर कहती है, माँ जी, मैं कहाँ गलत हूँ? 1 साल में क्या मैंने पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाया या एक बहू होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई? मैं इनके दिल में जगह नहीं बना पाई। वो आज भी अपने मन में इसी बात को बिठाकर बैठे हैं कि आपने उनकी शादी बिना मर्जी के कर दी। बहू, तू बिल्कुल परेशान मत हो, तभी तो उसे तेरी फिक्र जागेगी, तुझे अपनी पत्नी मानेगा। आखिर ये कौन सा इतना बड़ा घर है तेरा? ससुराल सिर्फ एक ही कमरे का है और तुझसे दूर होना भी चाहेगा तो हो नहीं पाएगा। देख कैसे मुंह मोड़ के सो रहा है। बड़ा घर होता तो किसी दूसरे कमरे में चला जाता। हाँ माँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसने तो खाना खा लिया, पर तू अपनी सास के साथ खाना खाएगी या नहीं? खाऊंगी ना, खाऊंगी माँ जी। ये कहकर दोनों सास बहू कमरे के एक कोने में प्यार से बैठकर खाना खाती हैं। पति पत्नी की कड़वाहट की वजह से अब आकांक्षा सास के साथ सोती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। आकांक्षा ऋषभ के घर के कामों में भी हाथ बटाती थी और उसे खाना परोसती थी। तो ये सब ऋषभ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। बाहर काम करने के चक्कर में ऋषभ शनाया नाम की लड़की से प्यार कर बैठा था, जिससे वो अक्सर बातें किया करता था। एक दिन दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे तो शनाया कहती है, ऋषभ, तुम पहले से बहुत बदल गए हो। क्या बात है? कहीं अपनी बीवी की वजह से तो परेशान नहीं हो? हाँ शनाया, मैं उसी की वजह से परेशान हूँ। मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर कर लो ना शादी। मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तो शादी कर लूंगा, पर क्या तुम मेरे साथ ससुराल के एक कमरे में रह पाओगी? मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ। हाँ जानती हूँ, एक छत के नीचे तुम्हारी पत्नी और माँ भी होंगी, पर मैं एडजस्ट कर लूंगी। इस तरह शनाया और ऋषभ एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और अगले दिन शादी करके ऋषभ उसे अपने घर ले आता है, जहां गले में वरमाला देखकर पत्नी आकांक्षा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, ऋषभ, ऋषभ ये क्या है? तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर तुमने दूसरी शादी क्यों की? मेरे जीते जी मेरी सौतन ले आए। हाँ ले आया मैं तुम्हारी सौतन। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इतने साल से जबरदस्ती का रिश्ता निभा रहा हूँ, लेकिन जो जगह मैं तुम्हें नहीं दे पाया अब वो मैं शनाया को दूंगा। मैं शनाया से प्यार करता हूँ। ऋषभ, तू होश में तो है? मुझे लगा था तू बहू को थोड़ा वक्त देगा तो बहू का बन जाएगा, लेकिन तू तो पहले से ही किसी और का हो गया। तुझे क्या लगता है मैं इसे एक कमरे के ससुराल में अपनी बहू की सौतन बर्दाश्त करूंगी? करना ही होगा माँ आपको। मेरे सिवा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं इसे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब से हम पति पत्नी हैं और मैं आकांक्षा को भी इस घर से नहीं जाने दूंगा। खैर शनाया, वो रहा हमारा बिस्तर। पर यहाँ तो पर्दा भी नहीं है, हम कैसे रहेंगे? मैं लगा दूंगा। ये बोलकर ऋषभ एक पर्दा लगा देता है। साइड में आकांक्षा का सामान हटाकर शनाया का सामान रख देता है, जहां वो दोनों मीनाक्षी और आकांक्षा की नजर से छुप जाते हैं। मुंह मोड़कर रोते हुए आकांक्षा कहती है, माँ जी, कुछ दिनों पहले आपने मुझे हौसला दिया था, लेकिन अब वो हौसला भी टूट गया। शायद इस घर में अब मेरी रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बहू, खबरदार, ऐसा सोचना भी मत। इस घर से अगर तुमने बाहर कदम रखा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ जी, ऋषभ ने शादी कर ली, अब मेरा क्या होगा? मुझे अपनी सौतन के साथ इसी कमरे में रहना पड़ेगा क्या? मैं हूं ना तेरे साथ।
इस तरह वो दोनों सो जाते हैं। आकांक्षा भी मीनाक्षी के साथ सो जाती है। अगले दिन शनाया आकांक्षा से पहले उठकर घर की सफाई कर पूजा कर लेती है और पहली रसोई का नाश्ता भी तैयार कर लेती है और मीनाक्षी से कहती है, माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया, ये लीजिए हलवा चखिए। मुझे तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाना, समझी? मेरी बहू सिर्फ आकांक्षा है। माँ जी, अगर आप एक बार मुझे अपना लेंगी तो इसमें हर्ज ही क्या है? मैं आकांक्षा दीदी की जगह नहीं लेना चाहती, बस ऋषभ का थोड़ा प्यार मुझे भी मिल जाए, यही काफी है। आकांक्षा बहू, मेरे लिए चाय लेकर आ। शनाया की बात सुन मीनाक्षी का दिल तो पसीजता है, मगर उसकी बात का उत्तर कुछ नहीं देती है। दिन गुजरते हैं। शनाया सास का दिल जीतने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा से उसकी थोड़ी अनबन हो जाती है। चूल्हा एक ही था, कभी दोनों खाना बनाने के लिए लड़ती थी तो कभी सामान रखने के लिए। दरअसल जगह बहुत छोटी थी, रहना मुश्किल था। शाम को ऋषभ दफ्तर से आता है तो शनाया उसे पानी देती है। पानी पीने के बाद ऋषभ उसके बालों में गजरा लगा देता है। यह देखकर आकांक्षा जल भुन जाती है। उसकी आंखों का आंसू मीनाक्षी को सब कुछ बयां कर देता है, पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। एक ही कमरे में रहने के कारण सबकी आंखों में पानी की तरह सब साफ था। ऋषभ अपनी पत्नी का हक शनाया को दे चुका था। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा ऋषभ के कपड़े धो रही थी, तभी शनाया बोलती है, दीदी, आपको उनका काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। आप माँ जी का ख्याल रखिए बस। तुम समझती क्या हो खुद को? मेरा पति छीनकर मेरे ससुराल के एक कमरे में रह रही हो। पता भी है कितनी चुभन होती है सामने देखकर तुम्हें। काश माँ जी ये कमरे का ससुराल ना होता। आज बहू, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, पर गरीबी में रहने के लिए एक ही कमरा दिया है हमें, तो उसी में ही दुनिया बना ली। अच्छा, कल तीज का त्योहार है, तो ऋषभ के लिए व्रत रख लेना। जी माँ जी। इसका मतलब कल मैं भी ऋषभ के लिए व्रत रखूंगी। अगले दिन दोनों बहुएं ऋषभ के लिए सच्चे मन से तीज का व्रत रखती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, दोनों भूखी प्यासी ऋषभ का इंतजार कर रही थी। ऋषभ जैसे ही आता है, दोनों जल लेकर खड़ी होती हैं कि बेहोश हो जाती हैं। ऋषभ के समझ नहीं आता कि वो किसे पहले जल पिलाए। देख ले बेटा, अब फैसला तेरे हाथों में है। दोनों तुझसे बहुत प्यार करती हैं। दोनों की आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है, चाहे वो शनाया हो या आकांक्षा। माँ, मैं कैसे फैसला करूं, क्योंकि ये प्यार मैंने भी दोनों की आंखों में देखा है और अब मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता। अगर छोड़ना नहीं चाहता तो दोनों को अपना बराबर प्यार दे। हाँ माँ। कठिन फैसला लेने के बाद ऋषभ दोनों को जल पिलाता है, जिससे दोनों होश में आती हैं और कहता है, आकांक्षा, मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा, पर तुमने हमेशा मुझे चाहा, मेरे घर को संभाला, और आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं तुम दोनों को बराबर तुम्हारा हक देना चाहता हूँ। मैं दोनों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। शनाया, तुम्हें परेशानी तो नहीं है कोई? बिल्कुल भी नहीं ऋषभ। इस तरह पत्नी और सौतन को ऋषभ का प्यार मिल जाता है। फिर एक कमरे के ससुराल में रहने के कुछ समय बाद ऋषभ अपनी मेहनत से दूसरा घर खरीदता है, जहां उसकी दोनों पत्नियां खुशी खुशी रहती हैं। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें माँ जी के साथ आज शादी में जाना है। देखना, सबसे सुंदर तो मैं ही लगूंगी। मेरा मेकअप कितना प्यारा लग रहा है ना? अरे जा जा, तुझसे ज्यादा सुंदर तो मैं लग रही हूँ। देख, इतनी प्यारी साड़ी है और उसके साथ की ज्वेलरी भी, और मेकअप तो मेरा बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिल्कुल हूर की परी लग रही हूँ मैं, परी हूँ मैं। तभी सेजल की सारी बातें उसकी सास निर्मला सुन लेती है। हाँ हाँ, परी है तू। अगर तेरा परी का पारा बन गया तो चल जरा थोड़े से काम करवा ले। बहू, ये सारे काम अपनी दोनों जेठानियों से ही करवाती रहोगी। माँ जी, हमारी बड़ी जेठानियां हैं तो सही, वो अपने आप ही काम सारे कर लेंगे। हमें काम करने की क्या जरूरत है, और फिर हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। आपकी तो दोनों बड़ी बहू जरा भी मेकअप नहीं करती, ऊपर से भगवान ने पहले ही उन्हें काली खूबसूरती दी है, तो उन्हें मेकअप की क्या जरूरत। तीनों कभी नहीं सुधर सकती हो। किसी की रंगत के ऊपर कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब जल्दी से नीचे आ जाओ, नहीं तो शादी में ले जाने की जगह तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगी। ऐसा कहकर निर्मला नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी दोनों काली बड़ी बहू तैयार होकर खड़ी होती हैं। तुम दोनों में कितनी सादगी है और कितनी प्यारी भी लग रही हो। भगवान तुम्हें बुरी नजर से हमेशा बचाए रखे।
बस बस माँ जी, थोड़ी नजर अपनी तीनों छोटी बहुओं के लिए भी बचा कर रखें, कहीं उन्हें नजर लग गई तो उनकी नजर कैसे उतारोगी आप। माँ जी, शादी में जाने के लिए हमें लेट हो रहा है, ये तीनों भी अभी तक आई नहीं। पायल के इतना कहते ही निर्मला अपनी तीनों छोटी बहुओं को आवाज लगाती है। अरे रूप की रानियों, अगर तुम्हारा सारा श्रृंगार पूरा हो गया हो तो नीचे उतर कर आ जाओ, नहीं तो अब हम जा रहे हैं शादी में, रह जाओगी तुम यहीं अपनी लीपा पोती के साथ। तभी निर्मला की बातें सुनकर उसकी तीनों छोटी बहू उसके पास तैयार होकर आ जाती हैं, जिसके बाद सेजल कहती है, हाँ बीना माँ जी, हद करती हो, इतनी सुंदर सुंदर बहू को ले जाने की बजाय अपने साथ इन दोनों कोयले की खदान को लेकर जा रही हो। माँ जी, आप हमें छोड़ने की बात कर रही हो, आप इन दोनों कल्लो मैया को क्यों नहीं छोड़ देती हो घर में, वैसे भी इनका वहाँ क्या काम है। हाँ हाँ, सही कहा, इन दोनों ने तो अपनी थोपड़ी पर थोड़ा मेकअप भी नहीं लगाया, अगर थोड़ा सा मेकअप ही लगा लेती तो शायद थोड़ी सी चमक आ जाती चकाचौंध की तरह। उन तीनों की ये बातें सुनकर काजल और पायल चुप रह जाती हैं, जिसके चलते निर्मला कहती है, अभी अभी मैंने तुम्हें कुछ समझाया था, लेकिन तुम्हारे तो कभी कुछ समझ आता ही नहीं। अब अपनी कैची जैसी जुबान को बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। निर्मला अपने साथ अपनी पांचों बहुओं को शादी में ले जाती है, जहां सभी मेहमान केवल उसकी तीनों छोटी बहुओं की खूबसूरती की ही प्रशंसा करते हैं। अरे वाह निर्मला, तेरी तीनों बहू तो बहुत सुंदर और गोरी चिट्टी हैं। अरे कहाँ से लेकर आई है ये चांद का टुकड़ा, हमें भी बता दे, हम भी अपने बेटों की बहू को लाने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे अरे, अब तुम्हें क्या बताऊं, चांद का टुकड़े में भी दाग होते हैं, जिस प्रकार इन तीनों बहुओं में हैं, इनसे लाख गुना तो मेरी दोनों बड़ी बहू हैं। काश मैंने अपनी छोटी बहू भी उनके जैसी ही ढूंढी होती, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजें होने के बाद ही पता चलती हैं कि उनकी खासियत क्या है। निर्मला अपनी तीनों गोरी बहुओं की बेइज्जती अपनी सभी सहेलियों के सामने कर देती है, जिसके चलते उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन सोचती हैं, अरे हमारे होते हुए माँ जी को तो केवल अपनी बड़ी काली बहू की ही पड़ी रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर इन कल्लो मैयाओं में ऐसा है क्या जिसके चलते हमेशा माँ जी हमें सबके सामने नीचे दिखाती रहती हैं। अब तो हद ही पार हो गई, अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ताकि हमारी सास को भी हमारी खूबसूरती का एहसास हो और इन काली कलूटी जेठानियों को एक अच्छा सबक भी मिले। पूजा अपने दिमाग में ऐसा सोचकर सेजल और निहारिका के कान में एक प्लान फुसफुसाती है। इस सब में मजा बहुत आएगा, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? अरे सेजल, परेशान क्यों हो रही है, अगर पकड़े भी गए तो हम तीनों ही पकड़े जाएंगे और फिर हम माफी मांग लेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे इतने प्यारे और सुंदर चेहरे देखकर तो हमें कोई भी माफ कर देगा। उस दिन तो वो तीनों शादी से वापस घर लौट आती हैं, लेकिन उस दिन के बाद से वो कोई ना कोई मौका ढूंढती ही रहती और अपनी जेठानी को नीचा दिखाती रहती, जिसके चलते काजल और पायल को बहुत बुरा भी लगता है। एक दिन काजल और पायल आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से कहती हैं, मुझे तो लगता है कि हमें भी थोड़ा बहुत मेकअप करके सुंदर बनकर रहना चाहिए। तुमने तो देखा है ना हमारी तीनों देवरानी कितनी सुंदर लगती है मेकअप करने के बाद, लेकिन हमें तो मेकअप करना आता ही नहीं। अरे पायल, मेकअप करना नहीं आता तो सीख लेंगे ना अपनी देवरानियों से, लेकिन उससे पहले हमें नायिका से अपने लिए अच्छा मेकअप ऑर्डर करना होगा ताकि हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी तीनों देवरानियों को देखकर काजल और पायल के मन में भी मेकअप करने का विचार आता है, जिसके चलते वो दोनों नायिका से खूब अच्छा मेकअप ऑर्डर कर लेती हैं। ये सब उनकी देवरानियां देख लेती हैं। आखिरकार इन्होंने मेकअप का सामान मंगवा ही लिया। पूजा, वो केमिकल तुम्हारे पास है, जाओ लेकर आओ। सेजल के कहने पर पूजा केमिकल ले आती है, जिसके बाद जैसे ही पायल और काजल अपने कमरे से किसी काम की वजह से बाहर निकलती हैं, वो तीनों मौका देखकर केमिकल उनके प्रोडक्ट्स में डाल देती हैं और वहां से चली जाती हैं। जाने के बाद पायल और काजल वापस कमरे में आती हैं। सामान मंगाया तो है, लेकिन मेरा लगाने का मन नहीं हो रहा। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मेकअप वगैरह हमारे लिए नहीं बना। एक काम करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को अपनी देवरानियों के कमरे में छुपा कर रख देते हैं, वो इनको अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे। वो दोनों सारे प्रोडक्ट्स अपनी तीनों देवरानियों के कमरों में रख देती हैं। जैसे ही उन दोनों की देवरानियां मेकअप करती हैं, उनके चेहरे बुरी तरह खराब हो जाते हैं और वो चीखते चिल्लाते हुए निर्मला के पास आती हैं। माँ जी देखिए ना, ये हमारे चेहरे को क्या हो गया। ये सब हमारी ही करनी का नतीजा है। जो चाल हमने अपनी जेठानी के लिए चली थी वही हमारे ऊपर उल्टा हो गई। निर्मला की तीनों गोरी बहू उन्हें अपनी करतूत के बारे में बताती हैं। हे भगवान, तुम तीनों का कुछ नहीं हो सकता, जो तुमने किया भुगतो।
नहीं नहीं माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो जेठानी जी। हमने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा, हो सके तो हम तीनों को माफ कर देना। पायल और काजल अपनी तीनों देवरानियों को अपने कमरे में ले जाती हैं और उन्हें आयुर्वेदिक पेस्ट बनाकर उनके चेहरे पर लगा देती हैं। कुछ ही देर में उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उस दिन के बाद से वो तीनों अपनी खूबसूरती का घमंड करना छोड़ देती हैं और अपनी जेठानियों के साथ अच्छे से रहने लगती हैं।